स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो डायरेक्ट हमारे से रिलेटेड है। हमारे से रिलेटेड मतलब है जिससे देश चल सकता है, जिस देश का भविष्य है बच्चे लोग। तो वो टॉपिक का नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारत का जो शिक्षा स्तर है कैसा है, कैसे बेहतर किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या रुकावट है, क्या क्या उसके मेजर होंगे, कैसे हम उसको ठीक कर सकेंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजाना ताकि इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो हमारे राज्य है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी। तो 29 स्टेट्स का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लीड करता है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन टेरिटरी के जो एजुकेशन होते हैं उनके रील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ मैंने नोट्स तैयार किए हैं जिसके वजह से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम चलता है और क्या खराबी है उसमें। तो जैसा कि आपको पता है, मैं बता दूं आपको कि स्टेट के जो एजुकेशन सिस्टम है वो डायरेक्टली डील करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ के कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ भी नए रूल ला सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और यूनियन टेरिटरी के जो भी एजुकेशन सिस्टम है उनको लीड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट लीड करता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड तैयार किया था जिसका नाम था NCERT। NCERT मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT तैयार किया और एक बोर्ड जो स्टेट को लीड करता था, स्टेट के अंदर जो देखता था, उसके लिए तैयार किया था SCERT यानी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले ये प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि SCERT जो है वो स्टेट के अंदर जो भी एजुकेशन सिस्टम्स है कैसे ठीक किया जाए, कैसे प्लानिंग किया जाए, क्या बेहतर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसको देखता था SCERT। और SCERT जो था वो रिपोर्ट करता था NCERT को। NCERT नेशनल के स्तर पे देखता था। तो ऐसा होता था कि जो भी कोई स्टेट में, अगर समझ लीजिए आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का जो SCERT था, SCERT स्टेट काउंसिल, वो देखता था, वो एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करता था। वो भी कोई नए रूल लाता था तो उसको डायरेक्ट स्टेट वाले इम्प्लीमेंट करते थे या चेंजेस करते थे। तो इसके हो जाता था, उसके बाद वो रिपोर्ट देता था कि इस तरह का हुआ, वो NCERT को देता था यानी नेशनल लेवल पे देता था। तो ये था उस समय का प्रोसेस। तो ऐसे ऐसे चलता था। तो अब जैसे कि मैं बता दूं आपको, तो जैसे स्टेट का जो SCERT है वो रिपोर्ट ठीक से काम नहीं करता है। कोई स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में है, ठीक काम नहीं होता है। जैसे बिहार और यूपी। बिहार का शिक्षा स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है। क्यों नीचे गिर चुका है उसके बाद में हम बात करेंगे। तो SCERT जो होता है, जो बिहार के SCERT है स्टेट काउंसिल, वो ठीक से रिपोर्ट नहीं देते थे और ना ही कोई भी प्रोसेस, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी नए रूल, कैसे जागरूक किया जाए स्टूडेंट को पढ़ाई के बीच में, वो सब सारा रिपोर्ट ठीक से नहीं आता है। NCERT की तरफ नहीं आता है, जो कि वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। NCERT क्या होता है कि डायरेक्ट सेंट्रल इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी भी एजुकेशन उसमें। यहाँ का ये रूल है कि डायरेक्ट सेंट्रल कभी भी कोई भी स्टेट में जाकर के इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको स्टेट के परमिशन लेना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि आप स्टेट से परमिशन लो, स्टेट आपको परमिशन देगा, उसके बाद आप डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हो। यानी कोई भी जब नया रूल बनेगा तो पहले आपको स्टेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन स्टेट के पास ये पूरा अथॉरिटी रहता है कि कोई भी रूल को बदल सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। जिस तरह का रूल होगा उस तरह से वो बनाएंगे और चेंज करेंगे। तो ये था कुछ NCERT और SCERT बॉडी के काम। अब मैं बताता हूँ एजुकेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन में पूरा पारदर्शिता होनी चाहिए, पूरे प्रोसेस एकदम क्लीन होना चाहिए, ताकि इससे सभी को डेवलपमेंट हो सके, पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। एजुकेशन बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बहुत कुछ होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। तो इस तरह से एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ कि उसका प्रॉब्लम क्या क्या है, साथ साथ सोल्यूशन भी इसको करेंगे। प्रॉब्लम क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, उसका साथ साथ सोल्यूशन भी करूँगा। मैंने एक पॉइंट नोट किया है, एजुकेशन और रैट रेस। एजुकेशन और रैट रेस ये क्या है, ये मैं बता दूं आपको। एक आप फिल्म देखे होंगे, मैं फिल्म के जरिए बताता हूं क्योंकि आपको उससे ज़्यादा पहले समझ में आएगा। कि एक फिल्म आया था आमिर खान का, तारे ज़मीं पर। बहुत ही अच्छी फिल्म थी और बहुत ही अच्छी चली भी। तो उसका एक कैरेक्टर था ईशान नाम का एक लड़का था जिसको पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। वो कोई भी पिक्चर को एक इमेजिन करके एक आर्ट फॉर्म में उसको देखता।
तो फिर भी लेकिन वो एजुकेशन में बहुत ही कमज़ोर था, तो उसको उसके पेरेंट्स ने क्या किए, उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तुमको मार्क्स लाने पड़ेंगे, 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो उसको क्या किया, उसको एजुकेशन में डाल दिया, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसको प्रेशर आने लगा। तो जिस वजह से बच्चे लोग क्या होते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पाँचों उंगली समान नहीं होती है। आप सभी का अलग अलग उसकी इच्छाएं होती हैं, अलग अलग उसके अंदर एबिलिटी होती है, अलग अलग चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं बच्चे लोग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जैसे पेरेंट्स लोग होते हैं, वो एक बच्चे के ऊपर एक बोझ डाल दिया जाता है कि नहीं तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको नहीं 90% लाने पड़ेंगे, तुमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तुम्हारा और कोई एम नहीं है, तुमको बस पढ़ना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, बस यही तुम्हारा एम है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। बच्चे के ऊपर ये इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि माँ बाप समझ नहीं पाते हैं कितने बच्चे और कितने बच्चे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत चीज़ कर देते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा एजुकेशन जो है वो एकदम एक रेस में हो गया। अभी क्या है, अभी क्या एजुकेशन अभी क्या चल रहा है कि नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको ये 90% लाना पड़ेगा, 90% नहीं लाओगे तो एडमिशन नहीं होगा, कॉलेज में नहीं जा पाओगे। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम है। तो इस सिचुएशन में इसीलिए इसको रैट रेस कहा गया है कि मतलब सब भिड़े हुए हैं दौड़ में एकदम पूरा कि नहीं हम मुझको करना है, मुझको करना है, मुझको करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी की स्किल के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, इसमें एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। इसमें ये एजुकेशन नहीं, ये एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए। इसको एजुकेशन नाम हटा करके इसको एग्जामिनेशन सिस्टम करें। मतलब एजुकेशन मतलब क्या, कुछ सीखना, लेकिन यहाँ पे कुछ सीखा नहीं जाता है, यहाँ पे रटाया जाता है। रटाया जा करके वहाँ पे एग्ज़ाम में जा करके उसको लिख दो। कुछ समझा नहीं, बच्चे समझेंगे कब, जब उसमें उसकी रुचि जागेगी, जब उसमें उसकी इच्छाएं होंगी कि मैं ये करूँगा। जिस फील्ड में जो बच्चे करते हैं उसको उसमें करने देना चाहिए। तो ये एक सॉल्यूशन था, एक प्रॉब्लम था। दूसरा आता है फॉल्टी एजुकेशन पॉलिसी। फॉल्टी एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि जैसे 2011 में एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ था सभी स्टेट्स में अलग अलग तरह से ग्रेड सिस्टम ला करके, जैसे कोई ए ग्रेड, कोई बी ग्रेड, कोई सी ग्रेड, कोई डी ग्रेड। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे, कोई बच्चे अगर हाई स्टैंडर्ड है, उसका मार्क्स अगर 88% था, कोई बच्चे का 98% था, तो दोनों का सिमिलर हो जाता था, ग्रेड सिस्टम सेम हो जाती थी। तो ग्रेड सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि बच्चे का स्टैंडर्ड को मेंशन नहीं कर पाता था ग्रेड सिस्टम, और सभी ग्रेड के अलग अलग नियम थे। कोई बच्चा 40 से 50 के बीच में लाता था तो सी ग्रेड मिलता था, तो कोई बच्चा 35 से लेकर 40 लाता था तो सी ग्रेड में मिलता था। मतलब एकदम इक्वल, हर स्टेट में अलग अलग तरह के ग्रेड सिस्टम थे जिस फॉलो किया जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक जैसे नियम नहीं है एजुकेशन में। एजुकेशन का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, मतलब डिसएडवांटेज है कि सभी स्टेट एक जैसे फॉलो नहीं करते हैं रूल। सभी स्टेट के अलग अलग रूल होते हैं, वो अलग बुक फॉलो करता है, वो अलग बुक फॉलो करता है, कोई अलग बोर्ड निकाल देता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। सबसे और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब और एक ये एग्जांपल कहता हूँ, एक और पॉइंट है कि है जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन क्या है कि मैंने एक पेपर पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एक वैकेंसी आई थी जिसके लिए, एक गवर्नमेंट वैकेंसी थी जिसके लिए रिक्वायरमेंट था बस 10th क्लास, लेकिन उसमें 2 लाख वैकेंसी फिलअप हुए थे और वैकेंसी का रिक्वायरमेंट था बस 200 सीट्स था, जिसमें 2 लाख वैकेंसी। आपको जान के हैरानी होगी कि उसको जो अप्लाई किए थे वो MBA, MCOM, CA ये सब सारे फिलअप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फिलअप ये सब? इनका तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतने उनका वो कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा लैक ऑफ नॉलेज है कि इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि बड़े बड़े सिस्टम एजुकेशन जिसका रिक्वायरमेंट है 10th क्लास, तो उसमें MBA भी अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सरकारी नौकरी, बस सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं एकदम, और कुछ भी इसके पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। तो बच्चे जो 10th क्लास के रिक्वायरमेंट है उनको क्या मिलेगा? वो क्या फिलअप कर पाएंगे? वो क्या जॉब अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारे इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हो गया है कि कोई भी आजकल कोई भी इंजीनियर बन जा रहा है, कोई भी MBA कर ले रहा है, कोई भी MCOM कर ले रहा है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो गया है और नौकरी है नहीं, लिमिटेड है। तो इस वजह से एक ही जगह जो भी कोई नौकरी रहता है सब अप्लाई कर देते हैं देख करके। तो इस वजह से ये बहुत ही बड़ा
डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि जैसे कोई बच्चे के अंदर कोई एबिलिटी है, कोई टैलेंट है, तो उससे उस टैलेंट के जरिए पे एडमिशन मिलता नहीं है कोई भी स्कूल में। तो उसको क्या दिया जाता है? उसको रिजर्वेशन देखना पड़ता है कि अगर कोई नीचे कास्ट का हो, कि शेड्यूल ट्राइब का हो, चाहे कोई ओबीसी हो, तो उसको एडमिशन मिल जाता है कोई अच्छे स्कूल में। लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा है, जो गरीब बच्चा है, जो टैलेंटेड है, जो जनरल कास्ट का है, उसे एडमिशन नहीं मिलता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को हटाना पड़ेगा सिस्टम को अच्छे करने के लिए। सभी को इक्वल देना पड़ेगा राइट हमारे देश में, तभी ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। उसके बाद है अनट्रेंड टीचर। सबसे बड़ी बात, अनट्रेंड टीचर मतलब अभी क्या होता है, अभी के ज़माने में कोई भी टीचर बन जाते हैं। कोई भी 10 क्लास पास किए, 12 क्लास पास किए, बस टीचर बन गए, लगे 8 को पढ़ाने, 9 को पढ़ाने। और ऐसा नहीं होता है बॉस। आप जब भी जाओगे बिहार में, यूपी में, कोई भी शहर में जाओगे, देखोगे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, टीचर है पर टीचर का स्पेलिंग नहीं पता उनको, टीचर क्या है। संडे का स्पेलिंग नहीं पता। हर दिन वीडियो आता है, हर दिन वीडियो वो वायरल होता है कि जो बच्चे लोग बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा रहे हैं, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता कि क्या पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, उनका खुद फ्यूचर नहीं पता है। लोग जाकर के, मीडिया जाकर के उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनके बेइज्जती करते हैं, फिर भी वो लोग सुनते नहीं हैं। क्यों? ऐसा सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है कि अनट्रेंड टीचर को लाया जा रहा है? टीचर के लिए एक बीटेक करवाइए आप, उनको एक कोर्स दीजिए कि आपको ये ट्रेन करके, आपको पास करके उसके बाद आपको ये जॉब मिलेगी। हर कोई टीचर नहीं बन सकता। टीचर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बच्चे को इसको भविष्य में बनाने के लिए। अगर आप ऐसे अनट्रेंड टीचर को लाओगे और अगर कोई बच्चा को पढ़ाएगा तो वो क्या पढ़ेगा और क्या वो आगे बढ़ेगा? वो भी आगे जाकर के इसी तरह बनेगा, वो भी आगे जाकर उसका नॉलेज उतना ही रहेगा, सीमित रहेगा। तो ऐसा नहीं चलता है बॉस। सभी टीचर को एक प्रोफेशनली होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होना चाहिए, उसमें अलग प्रोफेशनल होना चाहिए, अलग उसमें एक अलग उनका टैलेंट होना चाहिए टीचर में, ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझा सके। तो इस तरह से होता है इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। अब उसमें क्या है इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड? दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये यहाँ पे बाहर में थोड़ी सी आवाज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या होता है, अभी पूजा का समय है और मैं बाहर में शूट कर रहा हूँ, जिस वजह से आपको सुनाई दे रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले आता है इम्प्रॉपर एजुकेशन ऑफ फंड। तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, यानी कि गलत तरीके से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना। फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसे एजुकेशन सिस्टम में ना ला करके उसका गलत रूप में इस्तेमाल करना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 रुपये दिए कि आप अपने स्टेट में जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दीजिए, उसे मजबूत करिए। लेकिन जब वो देने के बाद, जब स्टेट के हाथ में आते आते, जो सही इंसान के हाथ में आते आते, सही मैनेजमेंट के हाथ में आते, वो 5 रुपये हो जाते हैं। 5 रुपये से उसको 2 रुपये मिलते हैं कि उसे सुधारा जाए। तो वो किस तरह से सुधारेगा? वो कहाँ से लाएगा वो ट्रेंड टीचर? वो कहाँ से लाएगा वो बेहतर एजुकेशन? कैसे बच्चे को बढ़ावा दिया जाएगा? नहीं, आपने बच्चे को बढ़ावा देने के लिए आपने मील का इस्तेमाल किया, यानी मिड डे मील। आप मतलब बच्चे लोगों को खाना देते हैं, खिलाते हो, वो ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या वो खाना से वो बच्चे को शिक्षा मिलेगा? आपके बच्चे खाने के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए नहीं आते। आपको उस तरह के शिक्षक को नहीं लाए हो जिससे वो उस तरह का ज्ञान दे सके, ताकि वो बच्चे भविष्य में जाकर के कुछ बन सके। दोस्तों मेरा यही मतलब है कि आपको इस तरह से सिस्टम को बनाना पड़ेगा, इस तरह से ढांचे को तैयार करना पड़ेगा, ताकि जो भी बच्चे आए वहाँ से निकले तो जरूर कुछ ना कुछ कर सके। हम लोग, ऐसा क्यों होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते पढ़ते वो कुछ बड़े क्यों नहीं कर पाते हैं? 1 से 2 में बच्चे ही कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्यों जाते हैं प्राइवेट में? क्यों प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ के टीचर्स अच्छे होते हैं, अच्छे पैसे देना पाता है, तो उसके बदले में उनको अच्छी एजुकेशन मिलता है। लेकिन सरकारी स्कूल को क्यों नहीं सॉरी दोस्तों। तो इसको हम लोग को मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा, इस सिस्टम को हटाना पड़ेगा। जितने सारे डिसएडवांटेज मैंने गिनाए उसको चेंज करना पड़ेगा। एक लास्ट डिसएडवांटेज है हाई फीस इतना क्यों बढ़ा दिया जाता है, जिस वजह से बच्चे को सही तरह से एजुकेशन नहीं मिल पाता है, अच्छे स्कूल में नहीं मिल पाते। अच्छे स्कूल में इतने ज़्यादा फीस होने के कारण जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास फीस नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से वो एडमिशन नहीं कर पाते। तो ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा देश कैसे पढ़ेगा? आप एक स्कूल हो, आप एजुकेशन में आपका बहुत बड़ा रोल होता है, आप एक टीचर हो, आपको समझना पड़ेगा कि हर बच्चे का हक होता है एजुकेशन, ताकि वो अब देश का नाम भविष्य में रोशन कर सके। क्यों लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए? क्यों हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है? क्यों अमेरिका के लोग यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं पढ़ने?
क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। भले ही हमारे बिजनेसमैन यहाँ पे आकर के बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट आकर के यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों हम लोग को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? क्यों अमेरिका जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? क्यों? क्योंकि वहाँ पर वहाँ के क्वालिफाइड टीचर होते हैं, यहाँ पे नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं है, किसी किसी जगह पे है, लेकिन हमको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी नीचे से है। बच्चे लोग नीचे से टैलेंट होकर उभरता हुआ नीचे ज़मीन से उठाना पड़ेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो इसके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये तो मेरे नज़र में डिसएडवांटेज और एडवांटेज का मैंने आपको बताया कि डिसएडवांटेज ही बताया, एडवांटेज तो कुछ है नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। तो डिसएडवांटेज को ही मैंने साथ में डिसएडवांटेज बताया और मेज़र बताया कि कैसे किया जाए। तो ये था डिसएडवांटेज जो मैंने आपको गिनाया, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसको दूर किया जाए। तो दोस्तों, मेरा यही मोटिव था कि इंडियन एजुकेशन को किस तरह से और बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से मजबूत किया जाए। मेरे नज़रिए में जो डिसएडवांटेज था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और अभी मैं कुछ स्टैट्स आपको बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे है और किस तरह से बेहतर होना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि इंडियन लिटरेसी रेट जैसा कि 74.04% है हमारे देश का। 74% लिटरेसी रेट है, जिसमें कुछ स्टेट्स आते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और कुछ नीचे है। मैं टॉप 3 स्टेट्स का नाम बताऊंगा। सबसे पहला आता है केरला, जिनका 93.91 है, यानी ऑलमोस्ट 94% उनका लिटरेसी रेट है। उसके बाद आता है लक्षद्वीप, उनका है 91.85, जो ऑलमोस्ट 92% उनका है। और तीसरा आता है मिज़ोरम, जिसका 91.33 है, यानी ऑलमोस्ट 91%। तो दोस्तों, और सबसे जो नीचे स्टेट्स है वो एक है बिहार, जिनका आता है 63.82। ये तो फिलहाल अभी कुछ टाइम में बढ़ा है, लेकिन वो 60 के आसपास ही था। तो दोस्तों, ये था आप बिहार का लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है। इसके मैंने बहुत सारे कारण बताए कि सबसे पहला कारण तो मुझे लगता है वो है एक अनट्रेंड टीचर का क्वालिटी जो बहुत ही नीचे जा रहा है, वो सबसे बड़ा कारण होता है। आपके लाखों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, अगर सर्च करोगे कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको। और भी मैं कुछ आपको एक स्टैट बताता हूँ, जैसे कि वो बहुत ही रोचक स्टैट्स है। मैंने इसे सर्वे से मुझे मिला है, मैं बताता हूँ आपको। 73% जो स्टैंडर्ड 7 के बच्चे होते हैं, 73% जो स्टैंडर्ड 8 के बच्चे होते हैं, उनका IQ लेवल बहुत ही कम होता है। क्यों? वो बस स्टैंडर्ड 2 के ही टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं अच्छे तरीके से। इंग्लिश अगर आप दोगे उसको स्टैंडर्ड 8 के बच्चे को, तो अगर कंपेयर करोगे प्राइवेटाइजेशन स्कूल से, तो स्टैंडर्ड 2 के हैं वो। स्टैंडर्ड 2 के ही टेक्स्ट को वो पढ़ पाएंगे अच्छे से, बुक को रीड कर पाएंगे। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है। 44% स्टैंडर्ड 7 के बच्चे लोग सिर्फ 3 डिजिट का डिवाइडेड सॉल्व कर पाते हैं, वो भी 1 डिजिट से। तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे। 30% जो होते हैं बच्चे, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल में, ड्रॉप आउट निकल जाते हैं किसी न किसी कारण वजह से, अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते हैं। और 25% जो सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे लोग होते हैं, यानी 10 तक के बच्चे लोग अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते, किसी न किसी कारण से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या वो उसको पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है, या फिर घर के लोग उसको पढ़ने नहीं देते हैं, खेतों जाओ, काम करो, ये करो, वो करो, बहुत सारे से रीज़न होते हैं इनको। तो इस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम नीचे जा रहा है, जिसे सुधारना पड़ेगा, जिसे देखना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास या किसी एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाए, या उन टीचर के पास जाए जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ से विनती है कि आपका ये देश का भविष्य आपके हाथ में है, तो इसके ऊपर कृपया ध्यान दें और अपने एजुकेशन को और भी बेहतर बनाएं, हमारे एजुकेशन को और भी बेहतर बनाएं, ताकि यहाँ के बच्चे बाहर ना जा कर के पढ़े, प्राइवेट में ना जाकर। क्यों प्राइवेट, क्यों कोचिंग सेंटर की? मुझे तो ये समझ में आता है कोचिंग सेंटर खोला क्यों जाता है। क्या एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है हमारे देश का? क्या स्कूल में वो एजुकेशन नहीं मिलता है जिस वजह से कोचिंग में आना पड़ता है बच्चे को? तो कोचिंग में आएंगे तो इतने सारे यहाँ पे बिजनेस आ चुका है, इतने सारे बिजनेस के, मतलब कोचिंग सेंटर नहीं, एक बिजनेस सेंटर बना के रखा हुआ है यहाँ पे कि बच्चे लोग को आओ, चाहे कोई भी बच्चा हो, एडमिशन ले लो, उससे पैसे लो, कमाओ, और जब फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर से लो, फिर से बढ़ाओ उसको। इस तरह से चला जा रहा है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम। तो इसको बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, सभी को बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, मुझको बदलना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो।
आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे। और इस वीडियो के बीच में आपको बैकग्राउंड से बहुत सारे साउंड सुनाई दिया होगा, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ और प्लस अभी जो है आज के संडे का दिन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारे नॉइज़ है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसे, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके। कमेंट करके बताना कि एजुकेशन सिस्टम आपके यहाँ कैसा है, आपके यहाँ किस तरह से चल रहा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, ये भी बताना मुझे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजाना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको तक पहले पहुँच सके। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।